नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, राम राम जी। साथियों, अध्ययन को जारी रख रहे हैं। आज हम लेके आए हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस आप जानते हो, सामान्य विज्ञान जिससे संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, इसमें हम टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे और आपको अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाऊंगा और उनकी व्याख्या भी आपको साथ में दी जाएगी। उनके माध्यम से आप अपनी साइंस की जो भी कमजोरी है उनको बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं और आप इन क्वेश्चनों को यदि बढ़िया ढंग से याद कर लेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम में आपके समस्या नहीं होगी। तो ये अपनी साइंस की क्लासें 7-8 लगभग कम से कम हम लेने की कोशिश करेंगे, यानी लगभग 400 या 500 क्वेश्चन साइंस के कर लेंगे तो एक हमारा अच्छा मैटर तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं साथियों आज के सवालों की तरफ। तो आप हमारे ऐप पर हमेशा बने रहिए, उनसे नई नई जानकारियां आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं अपन, और वो भी टॉपिक वाइज। तो देखिए, आज के क्वेश्चन हल करेंगे अपने। पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि हिप्पोक्रेट्स हिप्पोक्रेट्स विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है, या संबंधित है। हिप्पोक्रेट्स का संबंध विज्ञान की किस शाखा से है। पहला ऑप्शन है खगोल शास्त्र, दूसरा चिकित्सा शास्त्र, तीसरा है ज्योतिष शास्त्र, और तीसरा ज्योतिष शास्त्र और चौथा अभियांत्रिकी। तो साथियों, इसका सही आंसर है चिकित्सा शास्त्र से। हिप्पोक्रेट्स जो शब्द है वो चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। किसका है? चिकित्सा शास्त्र या चिकित्सा कह सकते हैं आप पर। ठीक है, अब इनकी व्याख्या देखते हैं अपन। देखिए, आंसर यहाँ आ गया। चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा शास्त्र के जनक किनको कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स। और दूसरा ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोपेस्टस। यहाँ ध्यान रखना है, थियोपेस्टस है वो वनस्पति विज्ञान के जनक है। ठीक है, आगे आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। आधुनिक, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक की बात करें अपन तो वह है रॉबर्ट बोयल। कौन है साथियों? रॉबर्ट बोयल। और चौथा आपने लिया है रसायन विज्ञान का जनक। केवल रसायन विज्ञान का जनक, ये तो आधुनिक है और ये रसायन विज्ञान का जनक, तो इनका नाम है एंटोनी एवोजियर। कौन है? एंटोनी एवोजियर। तो ये थोड़े से नाम याद कर लेना आप, मैंने ज्यादा नहीं लिए, 4 ही नाम लिए हैं ताकि आपके इजीली याद रह जाए आपको। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोपेस्टस। ठीक है, और आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है रॉबर्ट बोयल। और चौथा कौन सा है? केवल रसायन विज्ञान का जनक की बात करें तो एंटोनी एवोजियर। ये होगी पहले क्वेश्चन की बात। एपीकल्चर, दूसरा क्वेश्चन है एपीकल्चर। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से संबंधित है? शहद से, रेशम से, सेब से या लाख से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन होता है, और मधुमक्खी पालन का संबंध आप जानते ही हैं शहद से होता है। किससे होता है? शहद से। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं अपन। देखो, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर का मतलब होता है वन संवर्धन। ठीक है ना, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। और एपीकल्चर, एपीकल्चर का संबंध होता है मधुमक्खी पालन से। देखो, ये हमने पढ़ा था ना, शहद से संबंध होता है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित होती है, सिल्वीकल्चर होती है वन अनुसंधान से। फिर है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब है रेशम कीट उत्पादन या रेशम का उत्पादन। सेरी, री, रेशम, ऐसे याद कर लेना। एपी मधुमक्खी पालन, सेरी रेशम। पीसी कल्चर आगे है 4 नंबर, पीसी कल्चर। इसका मतलब होता है व्यापारिक मत्स्य उत्पादन। क्या है? यानी पीसी कल्चर मछली उत्पादन भी कह सकते हैं अपन, और व्यापारिक मत्स्य उत्पादन भी कह सकते हैं। हॉर्टिकल्चर का संबंध होता है फलों की कृषि से। किससे संबंध होता है? फलों की कृषि से। ठीक है,
आगे है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फूलों की खेती। और ओलिविकल्चर, ओलिविकल्चर में है जैतून की खेती, जैतून की कृषि। और विटीकल्चर है, उसमें अंगूर की कृषि। इसमें आप बढ़िया बढ़िया देखो, एक तो विटीकल्चर देख लेना, अंगूर की खेती। वैसे यदि आपको सभी याद होते हैं तो कोई समस्या नहीं है। एक हॉर्टिकल्चर देख लेना, फलों की कृषि। और पीसी कल्चर देख लेना, एपी कल्चर पहले ही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। यानी बहुत ही सूक्ष्म कण जिनको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, उन कणों का अध्ययन भौतिकी की किस शाखा में किया जाता है। ठीक है, फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और परमाणु भौतिकी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत अपने अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन करते हैं। कौन सी शाखा होगी? क्वांटम मैकेनिक। व्याख्या देखिए, क्वांटम मैकेनिक की व्याख्या है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, परमाणु भौतिकी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म परमाणु कणों का अध्ययन किया जाता है। यह तो है परमाणु भौतिकी के तहत, और यह है क्वांटम मैकेनिक्स के तहत। क्वांटम मैकेनिक्स के तहत तो अपन करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गति का अध्ययन या चाल का अध्ययन। और परमाणु भौतिकी के अंतर्गत यहाँ देखो, ये दूसरा ऑप्शन अलग आ गया, परमाणु भौतिकी। इसके अंतर्गत क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके साथ पॉजिट्रॉन, फोटोन, ये और है आदि अति सूक्ष्म इनके कणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई भी जैसे तत्व होता है तो उसमें क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं। एन का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है ई, और इसके ऊपर माइनस आवेश होता है। ये इसकी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, और इनकी निश्चित संख्या होती है अलग अलग, अलग अलग कक्ष वाइज, जैसे 2, फिर 8, फिर आगे ऐसे होते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा क्या है? प्लानीमीटर, और तीसरा है अल्टीमीटर, और चौथा क्या है? हाइड्रोमीटर। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। क्या हो जाएगा? अल्टीमीटर। देखो, अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। पहला एक उपकरण हो गया अल्टीमीटर। दूसरा है बैरोमीटर, यहाँ बैरोमीटर था ना, बैरोमीटर देखो 1 नंबर में था। तो बैरोमीटर द्वारा वायु दाब को, तथा हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर किस काम आता है? वायु दाब मापने में बैरोमीटर का उपयोग। ये हाइड्रोमीटर के द्वारा अपन द्रवों की घनत्व, आपेक्षिक घनत्व या घनत्व को हम अपन कह सकते हैं डेंसिटी। हाइग्रोमीटर द्वारा डेंसिटी मापी जाती है, जैसे दूध, दही, दही की नहीं, दूध की, पेट्रोल की, या कोई भी तरल पदार्थ है उसकी डेंसिटी अपने हाइड्रोमीटर द्वारा मापते हैं। और प्लानीमीटर, जो प्लानीमीटर होता है उसको मानचित्र पर क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। प्लानीमीटर के द्वारा मानचित्र पर जैसे नक्शा बनाते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल मापना हो वो नापने के लिए प्लानीमीटर हो गया। ठीक है, अल्टीमीटर का उपयोग किस में हो गया? ऊंचाई। अल्टी देखो, अल्टी का मतलब है ऊंचाई मापने में, यह ध्यान रखना। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने में। ठीक है, दूसरा क्या था? बैरोमीटर। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर का क्या उपयोग हो गया? वायु दाब, वायु दाब, बेरो दाब। बैरोमीटर का मतलब वायु दाब है। तीसरा था हाइड्रोमीटर, 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 तो इसका उपयोग है घनत्व, आपेक्षिक घनत्व कहो या डेंसिटी, इंग्लिश में इसको डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी। ठीक है, और चौथा है प्लानीमीटर, प्लानीमीटर। तो प्लानीमीटर का उपयोग हो गया दोस्तों
मानचित्र का क्षेत्रफल, एरिया, एरिया ऑफ ए मैप, मैप का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अपने मानचित्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसका उपयोग होगा, प्लानीमीटर का उपयोग होगा। आगे बढ़िए। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या होता है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस या फ़ारेन केल्विन दोनों। तो साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि ताप मापने के 3 मात्रक होते हैं या 3 मापक होते हैं। वो कौन कौन से हैं, सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है और फ़ारेनहाइट भी होता है। लेकिन यदि एसआई पद्धति का पूछे ना, एसआई पद्धति में, तो आपको ध्यान रखना है एसआई पद्धति में केल्विन होता है ताप मापने का यंत्र, केल्विन, ठीक है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए, ऐसे मात्रक जो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। जो स्वतंत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, मूल मात्रक। अर्थात जो किसी भी मूल राशि या दूसरी राशि की सहायता से उत्पन्न नहीं होते हैं उन्हें बेस लाइनेटिव या मात्रकों की वर्णमाला भी ये होते हैं, ठीक है। अब कुछ मूल मात्रक या राशियां दी हुई है और उनके मात्रक दिए हुए हैं, कौन कौन से, देखो लंबाई, लंबाई या दूरी बोल सकते हैं, इसका मूल मात्रक होता है मीटर, लंबाई मापने का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। द्रव्यमान मापने का मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको हम केजी भी कहते हैं, ठीक है। समय मापने का सबसे छोटा मात्रक होता है सेकेंड, और ताप मापने का मूल मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ये मात्रकों से संबंधित बात थी, इनको ध्यान रखना, और ताप का केल्विन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जयपुर में, मैसूर में, पुणे में और हैदराबाद में। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो आपको दोस्तों याद रखना है, ये मैसूर कर्नाटका में स्थित है। कहाँ है, मैसूर कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थित है। क्या चीज है, कर्नाटक केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान। देखिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, इसका इंग्लिश में नाम है सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है, सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैसूर के कर्नाटक में है, या ऐसे कह सकते हैं कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में। सातवां क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज आप जानते हैं, एक्सरे जो शरीर का लिया जाता है, हड्डी वगैरह टूटने पर या और भी कोई समस्या आती है तो उसमें एक्सरे लिया जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी, बेक्वेरेल ने की थी, या रोएंटजन ने की थी, या मैरी क्यूरी ने की थी, या वान लू ने की थी। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा साथियों, एक्सरे की खोज की थी रोएंटजन ने। जो 2 नंबर ऑप्शन है ना, ये एक्सरे की खोज करने वाले वैज्ञानिक है। देखो व्याख्या पढ़ लेते हैं अपन। एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या चीज है, ये एक विद्युत चुंबकीय किरण है, यानी प्रकाश के साथ, प्रकाश या विद्युत के साथ चुंबकीय किरणें प्रवाहित की जाती है शरीर के अंदर, और जिसकी तरंग दैर्ध्य, ऐसे प्रश्न आ जाएगी उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो तरंग दैर्ध्य आप मान याद रखना 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर। नैनोमीटर बहुत ही छोटा मात्रक होता है, उसकी रेंज में होती है इसकी तरंग दैर्ध्य 0.01 से 10 तक। इसे रोएंटजन विकिरण भी कहते हैं। किसको कहते हैं, एक्सरे किरणों को। और जो कि इसके अन्वेषक विल्हेम कॉनरेड रोएंटजन के नाम पर आधारित है। इसका पूरा नाम है, अन्वेषक का मतलब है साइंस में खोज करने वाले को अन्वेषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खोज करने वाला या खोजी, खोज करने वाला, अन्वेषक। और इनके नाम पर, इनका पूरा नाम है विल्हेम रोएंटजन, विल्हेम कॉनरेड रोएंटजन, ये पूरा नाम है यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंदों का गोल होना, वर्षा की बूंदों का गोल होने का क्या कारण होता है, वायुदाब होता है, या जल का घनत्व होता है, या गुरुत्वाकर्षण बल होता है, या पृष्ठ तनाव होता है। तो साथियों ये ध्यान रखना, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। क्या कारण होता है, पृष्ठ तनाव। 4 नंबर ऑप्शन अपना सही है। आगे देखिए व्याख्या,
4 नंबर देखो उत्तर है ना। तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होता है। पृष्ठ तनाव यानी चारों ओर से दाब लगना, क्योंकि ये कारण द्रव्य का स्वतंत्र पृष्ठ कम होने, स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। कोई भी जो द्रव्य होता है वो अपने को क्षेत्रफल है वो कम से कम में घेरने का प्रयास करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। अतः वर्षा की बूंद तथा पारे के कण, ये दोनों चीजें हैं वो गोलाकार होते हैं। पारे के कण भी होते हैं ना, वो गोलाकार होते हैं। वो किसके कारण होते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं दोनों। पृष्ठ तनाव इंग्लिश में इसको कहते हैं अपन सरफेस टेंशन, ठीक है। तनाव को टेंशन कहते हैं ना। जैसे 9वां क्वेश्चन देखिए, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलाया जाता है तो पानी के स्तर में क्या अंतर आता है। जैसे जल से भरी कोई गिलास है, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, फिर ये कह रहा है उसको डालते ही नहीं देखना है अपने को स्तर, जब तक वो पिघल जाए। पिघल जाने के बाद उसको देखना है कि यानी टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी के स्तर में क्या फर्क पड़ता है। पानी का स्तर नीचे गिरेगा, पानी का स्तर ऊपर उठेगा, पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या नीचे गिरना ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। 4 ऑप्शन है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि बर्फ का टुकड़ा जब पिघल चुका है या पिघल जाता है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पानी का स्तर वो का वो ही रहेगा। आगे देखिए साथियों, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये भी ध्यान रखना किसका सिद्धांत है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार तैरती हुई वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव्य का विस्थापन करती है। कोई वस्तु ऊपर तैर रही है किसी द्रव्य के, तो जितना उसमें भार है ना, उतना वो क्या करती है कि उस वस्तु का या उस द्रव्य का विस्थापन करती है। जैसे लोहे की कील है तो उसमें भार ज्यादा है तो उतने पानी का वो विस्थापन कर देती है, और विस्थापित पानी का भार तो कम होगा और जो लोहे की कील का भार ज्यादा होगा, इस कारण वो पानी के अंदर डूब जाती है। और अपन यदि लकड़ी की बात करें तो लकड़ी पानी तो उतना विस्थापित करता है लेकिन उसका भार क्या होता है, कम होता है, इस कारण वो ऊपर तैरती रहती है। तो ये क्या कह रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार तैरती हुई वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव्य का विस्थापन करती है, अतः आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें आयतन तो वही रहेगा, सेम ही, ठीक है। अतः किसी भी पानी से भरे बर्तन में तैरती हुई बर्फ जब पूरी पिघल जाती है तो पात्र में पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं रहता है, आता है। और एक चीज यहाँ मैं आपको बता देता हूँ साथियों, पानी का घनत्व या पानी का सर्वाधिक घनत्व किस डिग्री पर रहता है, किस डिग्री पर सर्वाधिक घनत्व है। घनत्व आप याद रखना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है पानी का सर्वाधिक घनत्व। यानी पानी के जो कण होते हैं ना एकदम पास पास किस स्थिति पर रहते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और पानी जमता किस डिग्री पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जमने लगता है। 10वां क्वेश्चन है, दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है। विसरण, अपोहन, अपकेंद्रण और निस्तारण। जैसे हम दही भिगोते हैं ना भिगोना मशीन से या झेरना से, तो यह कह रहा है भौतिकी का कौन सा नियम लगता है उसमें कि वो दही से घी तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है, ठीक है ना। तो इसमें जो दही भिगोने की विधि है साथियों, यह अपकेंद्रण विधि है। कौन सी विधि है, अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि देखिए, इसका अपकेंद्रण बल है, अपकेंद्रण बल है वो कौन सा बल होता है, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रण बल एक छद्म या काल्पनिक बल है जो वृत्तीय मार्ग पर यानी वृत्ताकार मार्ग पर चलता है, मार्ग पर घूमती हुई वस्तु के सापेक्ष स्थिर प्रेक्षक को उस वस्तु पर केंद्र से परे लगता हुआ प्रतीत होता है। यानी एक केंद्र पर घूमता है और जैसे ऐसे लग रहा है कि वो बाहर घूम रहा है। जैसे कोई व्यक्ति झूला झूलता है ना, तो वो भी एक अपकेंद्रण बल का ही उदाहरण है, ठीक है।
कपड़ा सुखाने की मशीन, देखो क्या क्या चीज है, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये हो गई अब केंद्र बल के बारे में जानकारी। 11वां प्रश्न है कि पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, क्या कारण है? थकान के कारण झुकता है, या वेग अधिक करने के लिए झुकता है, या स्थायित्व बढ़ाने के लिए झुकता है, या धार्मिक मान्यताओं के कारण झुकता है? ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं कई क्वेश्चन, और कई क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट थे इस हिसाब से लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ये कोई धार्मिक कार्य वगैरह कुछ नहीं है। वेग अधिक तो पहाड़ पर चढ़ेगा तो हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो आगे की ओर झुकता है। और इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, सामान्यतः मैदान में चलने पर है यहाँ गुरुत्व केंद्र चलने की दिशा में बदलता रहता है। जैसे हम सीधे ऐसे चलते हैं ना, तो हमारे गुरुत्व बल का मान क्या होता है, चेंज होता रहता है। लेकिन यह संतुलित अवस्था में इधर उधर विचलित नहीं होता है। संतुलित अवस्था में रहते हैं तो क्या होता है, गुरुत्व बल विचलित नहीं होता है। जब हम मैदान की अपेक्षा पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमारा गुरुत्व केंद्र आगे की ओर बढ़ता जाता है। यानी गुरुत्व केंद्र है वो आगे की, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो आगे की ओर गुरुत्व बल आगे रहता है, बढ़ जाता है। अतः इसे संतुलित करने के लिए, क्योंकि आगे की ओर क्यों बढ़ता है, क्योंकि ऊपर चढ़ाई है, इस कारण संतुलित करने के लिए हमें भी आगे की ओर झुकना पड़ता है, अन्यथा हमें संतुलन खोकर गिर सकते हैं। सीधे खड़े वे नहीं चल सकते, ऐसे थोड़े से आगे की तरफ रहेंगे तो आसानी से हम चढ़े पाएंगे। ठीक है, और यदि आप पहाड़ पर चढ़े हो, आगे की तरफ नहीं झुके हो, तो आपको ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और यदि आप आगे झुककर थोड़े से चल रहे हैं पहाड़ पर चढ़ते समय, तो आप आसानी से चढ़ पाओगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है? जैसे ही साबुन का कोई बुलबुला है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, श्वेत या सफेद प्रकाश डालते हैं, तो उसमें रंग दिखाई देगा अपने को। बुलबुले में क्या होगा, रंग दिखाई, जैसे इंद्रधनुष में रंग दिखाई देता है ना, उसी प्रकार बुलबुले में रंग दिखाई देगा। उसका कारण क्या है? कारण ये पूछ रहे, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और परावर्तन। देखो 4 चीजें हैं, यहाँ 3 नंबर ऑप्शन यहाँ आ गया है। तो इसका कारण साथियों व्यतिकरण है। विवर्तन, ध्रुवण और परावर्तन अलग चीज है। और व्यतिकरण के कारण क्या है, यह पर रंग हमें दिखाई देगा। देखिए, साबुन के बुलबुलों पर व्याख्या पढ़ लेते हैं। श्वेत प्रकाश डालने से रंगों के दिखाई देने के पीछे व्यतिकरण है। व्यतिकरण बताया था ना, देखो हमने, व्यतिकरण है, व्यतिकरण का सिद्धांत है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुलों पर पड़ती है तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों, यानी साबुन के बुलबुले की बाहर वाली सतह और अंदर वाली सतह, दोनों सतहों पर क्या क्रिया होती है, सतहों से किरणें परावर्तित होकर वापस किरणें परावर्तित होकर हमारी आंख के अंदर आएगी, यानी आंखों की ओर, प्रेक्षक की जो देख रहा है उसकी आंखों की ओर लौटती है। और दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूहों की कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यतिकरण होता है। और यानी ये जो दोनों के अंदर वाली और बाहर वाली दोनों कलाओं में क्या होता है, बहुत ही कम अंतर होता है। और कम अंतर होने के कारण क्या घटना घटित होती है, व्यतिकरण होता है, और जिसके कारण ये रंग दिखाई पड़ते हैं, ये कारण है। ठीक है, आप बस, यदि ये व्याख्या थोड़ी समझ में क्लिष्ट है, विज्ञान की भाषा वैसे भी आप जानते हैं, यदि नहीं याद रह रहा है तो आप ये याद रख लेना कि साबुन के बुलबुले पर जब श्वेत प्रकाश डालते हैं तो उसका रंग किस कारण दिखाई देता है, वो है व्यतिकरण। और व्यतिकरण में दोनों में प्रकाश का परावर्तन होता है और उनका अंतर थोड़ा सा कम होता है। यानी परावर्तन का अंतर बाहरी सतह का और अंदर की सतह का, उसके कम अंतर होने के कारण, सूक्ष्म अंतर के कारण यह घटना घटित होती है। आगे चलें 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है?
राशियां दो प्रकार की होती है साथियों, एक तो सदिश राशि और दूसरी अदिश राशि। सदिश राशि, सदिश राशि के बारे में आप जानते होंगे कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। सदिश राशि में क्या होते हैं, दिशा का भी पता चलता है और परिमाण का भी पता चलता है, जबकि अदिश राशि में दिशा का हमें ज्ञात, दिशा ज्ञात नहीं होती है, केवल परिमाण इसमें होता है। ठीक है, तो इसमें से अदिश राशि पूछी है, केवल परिमाण वाली, त्वरण ये एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र ये भी एक सदिश राशि है। विद्युत धारा ये एक अदिश राशि हो जाएगी और विद्युत तीव्रता ये एक सदिश राशि होगी। ठीक है साथियों, तो याद रखना विद्युत क्षेत्र है, विद्युत धारा है, ये क्या होगी, इसमें अदिश राशि होगी। देखो 3 नंबर ऑप्शन सही है अपना। ठीक है, जिस भौतिक राशि में मात्रक तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, यहां मात्रक दे दिया, इसमें अपन परिणाम परिमाण भी कह सकते हैं, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं, यानी दिशा सहित। और सदिश राशियों के उदाहरण है, देखो वेग, बल, संवेग। ठीक है, आगे त्वरण, विस्थापन, इन सदिश राशियों के नाम याद रख लेना, वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, प्रवणता, भार, विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र था देखो। ठीक है, चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण, विद्युत क्षेत्र उसमें नहीं था, गुरुत्वाकर्षण, ये सदिश राशियों के उदाहरण है। और अब देखो अदिश राशि की यहां से परिभाषा है, जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, परिमाण होता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि में क्या आता है, देखो चाल, इसमें केवल परिमाण होता है कि चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है या 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है कि भाई चाल है लेकिन वो उत्तर दिशा में है या दक्षिण दिशा में है, ये पता नहीं चला पाता है ना, जब तक हम नहीं देखे। तो एक प्रतिरोध, प्रतिरोध है, ये धारा का मात्रक होता है। दूरी, दूरी डिस्टेंस किस तरफ भी हो सकती है, ये अदिश राशि है। द्रव्यमान भी अदिश राशि है, आयतन भी अदिश राशि है, तापमान भी अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है, शक्ति पावर भी अदिश राशि है, टाइम भी अदिश राशि है, गति भी अदिश राशि है, घनत्व भी यानी डेंसिटी भी अदिश राशि है, और क्षेत्रफल भी अदिश राशि है। और लास्ट में है विद्युत धारा। विद्युत, देखो यहां ध्यान रखना, विद्युत धारा है ये तो है अदिश, क्या है, अदिश। और विद्युत क्षेत्र की बात करें अपन, विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो वो एक सदिश राशि होती है। यहाँ कन्फर्म मत होना, विद्युत क्षेत्र है वो सदिश राशि है। देखो यहाँ रहा विद्युत क्षेत्र, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इसका निश्चित क्षेत्र होगा। जैसे ही हम प्लग बटन दबाते हैं तो सीधा जैसे लाइट ऑन हो जाती है, तो वो है विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, उस क्षेत्र के उस लाइन में ही विद्युत प्रवाहित होगी, तो ये विद्युत क्षेत्र इसकी दिशा होती है। जबकि विद्युत धारा है इसकी कोई दिशा नहीं होती है, तो इस कारण यह अदिश राशि है। यहाँ अदिश और सदिश राशियां हमने अलग अलग तरीके से, आप थोड़ा सा इनको देख लेना, ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लेना। आगे बढ़ो, 14वां क्वेश्चन है कि मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का क्या कारण होता है। मृग तृष्णा या मृग मरीचिका बोलते हैं ना, मरुस्थल में किस कारण होता है। कभी हम दोपहर को सड़क पर चलते हैं, जैसे ये डामर वाली सड़क पे, तो कुछ आगे लगभग अपने को 500 मीटर आगे ऐसे जैसे लगता है पानी है, और वास्तव में वो पानी वगैरह कुछ नहीं होता है। जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो आगे चला जाता है। दोपहर के समय की घटना होती है, सुबह या शाम को दिखाई नहीं देता है। ठीक है साथियों, तो इसका कारण क्या है मृग तृष्णा का, यह है निर्माण क्यों होता है, इसका निर्माण का बारे में अपन को पूछा है। तो यह है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है, यह कारण है, या ऊंचाई के साथ वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक नहीं बदलता है। और प्रकीर्णन, यहां ध्यान रखना है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटने के कारण यह मृग मरीचिका का निर्माण होता है, या मृग तृष्णा का बनना यह कारण है। ठीक है, देखो ये 14वां क्वेश्चन था, ये इसकी व्याख्या है। 1 नंबर आंसर सही है। वायुमंडलीय परतों का अपवर्तनांक पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ घटता है, और इस कारण ही क्या होती है, मृग तृष्णा का निर्माण होता है। ठीक है,
वृक्क तृष्णा का निर्माण। ऊंचाई में जैसे जैसे वृद्धि होगी तो अपवर्तनांक में क्या आएगी, कमी आएगी, वायुमंडल के अपवर्तनांक में कमी आएगी। ठीक है, 15वां प्रश्न पढ़िए। रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं, हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये मस्तिष्क के किस भाग में या किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? मस्तिष्क का अपना कौन सा भाग है जो इनको नियंत्रित करता है? रक्तचाप होना यानी ब्लडिंग, लार आना, मुंह में लार आती है ना, जैसे कोई किसी मिठाई को देखते हैं या किसी चीज को देखते हैं और हमारे मन में खाने की इच्छा होती है तो लार आने लग जाती है, या छोटे बच्चों के जा जाती है। वमन, वमन मतलब उल्टी आना इत्यादि, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, हम इनको करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी ये क्रियाएं होती है। तो ये कह रहा है कि मस्तिष्क के किस भाग द्वारा ये नियंत्रित होता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? मध्य मस्तिष्क, मेडुला, हाइपोथैलेमस या प्रमस्तिष्क, ये पूछ रहा है। तो साथियों इसका आंसर होगा मेडुला। मेडुला एक मस्तिष्क का भाग है जो इन अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इसका पूरा नाम है मेडुला ओब्लागेंटा। मेडुला ओब्लागेंटा शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और ये कहाँ पाया होता है? ये मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क, मस्तिष्क में स्थित होता है क्या चीज? मेडुला ओब्लागेंटा, जो मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए आगे वाला क्वेश्चन। पानी पी लेता हूं मैं। भूख तथा प्यास के केंद्र, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? ये भी मस्तिष्क से संबंधित है साथियों। यह मेडुला, दृक्पालियां, अनुमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस। कितने ऑप्शन हो गए? भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? मेडुला, दृक्पालियां, अनुमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर हाइपोथैलेमस से हो जाएगा। देखिए हाइपोथैलेमस में डाइएनसेफेलान, इस नाम का डाइएनसेफेलान की पार्श्व दीवारों के निचले भाग तथा तीसरी वेंट्रिकल का तल आता है। इसमें तंत्रिका कोशिकाओं के लगभग 1 दर्जन बड़े बड़े न्यूक्लियाइड होते हैं और इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। ये कहाँ होते हैं साथियों? ये होते हैं हमारे मस्तिष्क के भाग, और मस्तिष्क का जो मेन भाग है उसको हाइपोथैलेमस के नाम से जाना जाता है और इसमें तंत्रिका कोशिकाओं के अंश या 1 दर्जन बड़े बड़े न्यूक्लियाइड होते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए। हमारी द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में हम जो जैसे सांस छोड़ते हैं ना, उसमें कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 8%, 12% या 16%? तो साथियों 4%, जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें 4% मात्रा CO2 की होती है। ठीक है, देखते हैं कि हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में CO2 की मात्रा लगभग, यानी पूरा नहीं होता है लेकिन लगभग 4% होती है। और वायुमंडल में CO2 कितनी होती है? देखो वायुमंडल में CO2 केवल होती है 0.04%। वायुमंडल में 0.04% होती है। ठीक है, अब देखो, और रुधिर में CO2 का संवहन, ये CO2 है, इसका संवहन निम्नलिखित प्रकार से होता है। किस प्रकार रुधिर में या हमारे रक्त में CO2 का संवहन होता है? देखो प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में, प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में CO2 कितने प्रतिशत होती है? 7%। और बाइकार्बोनेट के रूप में, जो खाने की चीजें काम में लेते हैं ना हम, उसके रूप में CO2 होती है 70%। और कार्बोमिनो यौगिक के रूप में जो CO2 होती है वो 23% होती है। जबकि जो श्वसन में छोड़ते हैं सांस वापस, उसमें 4% होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, यह कह रहा है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो देखो 206, 230, 280, 300। तो नवजात शिशु में 280 हड्डियां होती है। और जब
व्यक्ति बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क पुरुष बन जाता है, तो उसमें हड्डियों की संख्या रह जाती है 206। उसका कारण क्या होता है साथियों, 280 से 206 आ जाती है, यानी जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो जुड़ के एक हो जाती है। तो छोटे बच्चों में नवजात शिशु जैसे जिसका अभी जन्म हुआ हो उसे नवजात शिशु कहा जाता है। और वयस्क पुरुष में 206 हड्डियां होती है। ठीक है, देखिए मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, जिसमें अक्षीय कंकाल में 80, अक्षीय कंकाल होता है जो शरीर का भाग, उसमें कितनी होती है, 80 हड्डियां होती है। तथा रंगीय कंकाल में होती है 126 हड्डियां। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ये ध्यान रखना, फीमर होती है जो जांग वाली हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी होती है उसको कहते हैं स्टेप्स। क्या कहते हैं साथियों, स्टेप्स, जो होती है कान की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती है। पसलियां कितनी होती है, 12 जोड़ी पसलियां। ओके, और एक शिशु का शरीर 270 से 280 अस्थियों से मिलकर बनता है, यानी 270 से 280 ऐसे भी पूछा जा सकता है। इतनी हड्डियां बालक में होती है। आगे बढ़ो। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है। जो सबसे कठोर पदार्थ होता है ये कौन सा होता है। केरोटीन, हड्डी, दांतों का इनेमल, अमीनो अम्ल। वैसे नॉर्मल हम हड्डियों को कठोर मानते हैं, ठीक है ना। क्यों मानते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है और हड्डियां कई वर्षों तक वो नष्ट नहीं होती है। लेकिन हड्डियों से भी एक भाग कठोर ज्यादा है दोस्तों, वो है दांतों का इनेमल। जो अपने दांतों पर जो परत बनी होती है उसको कहते हैं दांतों का इनेमल, और ये सबसे कठोर भाग होता है। देखिए साथियों, दांतों के ऊपरी भाग पर अत्यधिक कठोर सफेद, इसका कलर कैसा होता है, सफेद एवं चमकीले इनेमल का मोटा आवरण होता है अपने दांतों के ऊपर। और पूरे शरीर में इनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह मुख्यतः किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ये ध्यान रखना। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। अब इसका सूत्र मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इसका तो होता है CaCO3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न है लैक्टोज बना होता है। लैक्टोज किससे बना होता है, यह भी एक शर्करा है जो खाने में काम आता है। ये कह रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ग्लूकोज और ग्लूकोज से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, और फ्रक्टोज और फ्रक्टोज से। 4 ऑप्शन है, तो आपको ध्यान रखना है जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। देखिए क्या होता है लैक्टोज, देखो लैक्टोज एक प्रकार की चीनी होती है। क्या होती है, चीनी, मीठी चीज, जो स्वाभाविक रूप से दूध और डेयरी उत्पादों में पाई जाती है। दूध यानी जिसमें मिलाई जाती है सीधी, तो इसे सामान्यतः दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज को किस रूप में जाना जाता है, दूध की शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। लैक्टोज एक बड़ी शर्करा अणु है, बड़ी शर्करा अणु है। और ये दो छोटे चीनी छोटे अणुओं में जब टूटता है ना, तो ये किस में टूटता है, एक तो इसमें ग्लूकोज में, और दूसरा है गैलेक्टोज में टूटता है। ग्लूकोज, यहां लिख देता हूं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, इसके रूप में यह टूटता है। कौन टूटता है, लैक्टोज टूटता है, जो शर्करा होती है वो। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, आउटू ग्रंथि। आउटू ग्रंथि का दूसरा नाम है थायराइड ग्रंथि। परावट्टू, इसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि है, उसका नाम है एड्रेनलिन ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि है, उसका नाम है पिट्यूटरीन ग्रंथि। इनका मिलाने का भी क्वेश्चन आ सकता है साथियों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रख लेना। और यहाँ इसने पूछा है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंत जो शरीर के अंदर स्राव करती है वो ग्रंथि, इसका आंसर हो जाएगा आउटू ग्रंथि। 21वें में क्या हो जाएगा,
O2 ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए O2 जिसका दूसरा नाम है थायराइड, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये गर्दन में एच आकार की होती है। गर्दन में किस आकार की होती है? एच आकार बनाते हुए उपस्थित होती है O2 ग्रंथि। और स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में ज्यादा बड़ी होती है, यानी औरतों में बड़ी ज्यादा होती है पुरुषों की बनिस्पत। इससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है या निकलता है। O2 ग्रंथि से या थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन। यह भी ध्यान रखना, थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता रहता है और जिसका काम क्या होता है? आधार उपापचयी दर को बढ़ाना, अपनी उपापचयी दर को बढ़ाना है। इसकी कमी यदि कमी हो जाए और अधिकता हो जाए तो दो अलग अलग तरह के रोग होते हैं। कमी से तो होता है देखो हाइपोथायराइड, कमी से क्या होता है? हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड रोग होता है, थायराइड, ठीक है। और अधिकता से कौन सा रोग होता है? अधिकता से ध्यान रखना, अधिकता से रोग होता है देखो हाइपर थायराइड। या हाइपो है और हाइपर ज्यादा अंतर नहीं है, हाइपर, हाइपर थायराइड रोग हो जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा दोस्तों। थायराइड हार्मोन आगे कह रहा है कि थायराइड हार्मोन अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल और टायरोसिन के व्युत्पन्न होते हैं। ये थायराइड हार्मोन इसके व्युत्पन्न होते हैं जो आयोडीन से सहसंयोजक के रूप से बंधे होते हैं। ये किन से बंधे होते हैं? आयोडीन से। अपन ऊपर वाली व्याख्या थोड़े से याद कर लेंगे और ये देख लेंगे कि कमी के कारण तो होता है हाइपोथायराइड रोग और अधिकता के कारण होता है हाइपरथायराइड रोग। ठीक है, और स्त्रियों की बजाय स्त्रियों में ज्यादा होती है पुरुषों से क्या चीज? यह जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो, और इससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता रहता है या स्रावित होता है। आगे बढ़े, कौन सा कथन सत्य है? यह कह रहा है श्वेताणु केंद्रक रहित होते हैं, वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होती है। तीसरा है बिंबाणु का उत्पादन यकृत में होता है। चौथा है अकणी श्वेत कोशिकाएं, अकणी श्वेत कोशिकाएं हिस्टामिन, सेरोटोनिन एवं हिप्पोरीन स्रावित करती है। ये पूछ रहा है। तो साथियों इसमें सही ऑप्शन पूछा है कि सत्य कथन कौन सा है। ये ध्यान रखना, सत्य का पूछा है या असत्य का पूछा है। तो ये श्वेताणु केंद्र ग्रहित होते हैं, ये सत्य नहीं है, असत्य है। इसमें दूसरा हो जाएगा कि वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होती है। ये सही बात है यहाँ। ठीक है, इसकी देखो व्याख्या देख लेते हैं अपने। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान है, इस प्लीहा को कहा जाता है। और प्लीहा है वो अमाशय तथा तंतुपट, अमाशय और तंतुपट यानी डायफ्राम के बीच में यकृत के बाईं ओर, यकृत के बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, प्लीहा। और लगभग 12 सेमी लंबी गहरे लाल रंग की संक्रिय एवं चपटी सी ग्रीसिका ग्रंथि होती है, लसिका ग्रंथि। किसके बारे में कह रहा है? ये प्लीहा के बारे में कह रहा है। ये रेटिकुलो एंडोथेलियमी ऊतक का सबसे बड़ा पिंड होता है। कौन होता है? प्लीहा। रेटिकुलो एंडोथेलियमी ऊतक का सबसे बड़ा पिंड होता है। प्लीहा की कोशिकाएं रुधिर के टूटे फूटे और शिथिल रुधिराणुओं तथा निरर्थक एवं हानिकारक रंजक एवं अन्य पदार्थों का भक्षण करके रुधिर की सफाई करती है। ये प्लीहा है वो रुधिर की सफाई करने में काम आता है। ये ध्यान रखना है दोस्तों अपने को। और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आगे बढ़े 23वां क्वेश्चन। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? एक होता है आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। ये तो है रेड ब्लड सर्कुलेशन और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन। दो तरह के रक्त होते हैं अपने, आरबीसी लाल और सफेद।
तो यहाँ आरबीसी का पूछा है लाल रुधिर कणिकाओं का वो जीवन काल कितना होता है, तो 80 दिन, 120 दिन, 160 दिन और 40 दिन। तो इसका उत्तर होगा साथियों 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 2-4 महीने। ठीक है, मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल देखो लगभग 120 दिन होता है। देखो इसमें 1-2 दिन कम ज्यादा हो सकते हैं। तथा इनकी संख्या कितनी होती है, 54 लाख घन मिलीमीटर ये संख्या होती है। ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करती है, इस बात का ध्यान रखना, आरबीसी करती है। ठीक है ना, लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती है। जबकि मानव रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनका काम क्या होता है, इनकी संख्या देखो होती है, इनकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर में कितनी होती है, 4500 से लेकर 10,000 तक होती है। और श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य यह होता है कि शरीर पर जब भी कहीं कोई चोट लग जाए तो उन पर थक्का बनाने के काम में आती है, रक्त का थक्का बनाने के काम आती है ये WBC। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना आप। 24 नंबर है, RH कारक किससे संबंधित है, लार से, रक्त से, लसिका से और मूत्र से। तो RH कारक है, ये याद रखना, ब्लड से ही संबंधित है साथियों, रक्त से। ठीक है, देखो RH कारक की खोज किसने की थी, रक्त समूह की खोज 1901 में की थी ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक, ऑस्ट्रियाई मूल के अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थे और उनका नाम था कार्ल लैंड स्टीनर। क्या नाम था, कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने RH कारक की खोज की थी और जिसके लिए उन्हें 1930 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सन 1930 में दिया था, आज से 93 साल पहले। और RH एक एंटीजन होता है साथियों, जो आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं पर पाया जाता है। एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होता है। उसमें क्या होता है, जो रक्त के प्रकार होते हैं ना, रक्त के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है AB और चौथा होता है O। इसमें भी प्लस माइनस होता है, इसमें भी प्लस माइनस होता है, इसमें भी प्लस माइनस और इसमें भी प्लस माइनस, यानी ये रक्त के समूह होते हैं। ये सर्वदाता होता है और ये सर्वग्राही होता है। ठीक है ना, सर्वग्राही, और इसमें भी अलग अलग नियम होता है। ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। इसी का ये RH कारक का भाग होता है। और यहाँ RH बता दिया कि ये एक एंटीजन होता है जो आरबीसी में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर में विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त ले जाती है। शरीर के विभिन्न भागों से, बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, शरीर के विभिन्न भागों से कौन सी वाहिकाएं है वो हमारे हृदय तक रक्त लाने का काम करती है। शिराएं, धमनियां, कोशिकाएं और ये सभी, ये पूछ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, जो हृदय तक रक्त लाने का काम करती है उसमें है शिराएं। कौन है, शिराएं। शरीर के अन्य भागों से अपने हार्ट तक जो ब्लड लाने का काम करती है वो शिराएं होती है। और शिराएं, इनके बारे में देखिए, इनको इंग्लिश में कहते हैं वेनस। हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त लाने का वहन करती है। तथा धमनियां, जो धमनियां होती है ना, वो है हृदय से शरीर के अन्य भागों में रक्त पहुंचाती है। वापस शिराएं लाएगी, धमनियां ले जाएगी रक्त को। देखो, रक्त समूह या रक्त को शिराएं क्या करेगी, शिराएं, शाखाएं, ये तो लाएगी, रक्त को लाएगी, और धमनियां ले जाएगी, धमनियां ले जाएगी रक्त को शरीर के अन्य भागों तक। ठीक है दोस्तों, ये आज के अपने 25 क्वेश्चन थे। इनको आप बहुत अच्छे तरीके से एक बार देखना, किस प्रकार लगे आपको। जब आप वीडियो देखें तो कमेंट करके जरूर बताना, और आपके कोई भी अन्य सुझाव आए या सुझाव कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो अब आगे वाले वीडियो में साइंस के अन्य सवाल लेके आएंगे, तो साथियों हमारे साथ जुड़े रहें। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।